गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है डेट 8 सितंबर। हम करेंगे वर्कशीट नंबर 28। सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान है, क्लास 9, पार्ट 4 जलवायु। कार्यपत्रक यानी कि जो वर्कशीट 27 थी उसमें हमने क्या सीखा था? उसमें हमने देखा था कि जो जलवायु होती है वो किस किस बात से प्रभावित होती है, किस किस चीज पर निर्भर होती है। तो एक हमने जाना था अक्षांशों की वजह से होती है, ठीक है। दूसरा हमने जाना था ऊंचाई की वजह से होती है। तीसरा हमने जाना था कि समुद्र से कितनी दूरी है उससे होती है, और किस तरीके का एरिया है, माउंटेन पहाड़ वाला है या फिर तट वाला है या फिर प्लेन एरिया है, ठीक है। इन चीजों पर जलवायु निर्भर करती है। अब बहुत सारे और भी ग्लोबल रीजंस होते हैं जो कि जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो बच्चों देखिए, कोरियोलिस बल क्या होता है ये मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगी। यहाँ पे देखो, ये डायग्राम बना हुआ है एक, ये डायग्राम आप देखेंगे तो क्या होता है कि जब जो विंड्स होती है ना इस तरीके से, तो ये देखिए जो हमारी अर्थ होती है, ठीक है, वो कैसे घूमती है, इस साइड वेस्ट है, इस साइड ईस्ट है, तो ऐसे घूमती है, ऐसे घुमाव होता है इसका। अब यहाँ पे देखिए जो कोरियोलिस एक फोर्स होता है, बल होता है, उससे क्या हो जाता है कि जो भी हवाएं होती है ना, विंड्स होती हैं, वो क्या करती हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो आपका उत्तरी हेमिस्फीयर है उसमें, तो ये कहाँ चली जाती है, ये चली जाती है किस साइड, राइट की साइड, ठीक है। इधर जैसे मान लो यहाँ से ऐसे 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 डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, क्योंकि कोई मूविंग चीज से जब आप बॉल फेंकोगे तो क्या होगा कि वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी थोड़ी सी। अब डिफ्लेक्ट होना यानी कि मुड़ जाना, तो यहाँ पे इस वाले में फिर क्या हो जाएगी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो कहाँ जाएगी, राइट की तरफ। ये आपको ध्यान रखना है, राइट की तरफ जाएगी, राइट की तरफ मुड़ेगी। और जो आपका साउथ वाला है, दक्षिण है, उसमें किसकी तरफ, लेफ्ट की तरफ। अब आप कहोगे कि आप तो डायग्राम देख रहे होगे और सीधे बैठे होगे तो आपको तो ये नॉर्थ लग रहा है। देखो बच्चा, क्या होता है, नॉर्थ में हमारा लेफ्ट इस साइड होता है और राइट इस साइड होता है, लेकिन जब साउथ की तरफ आप मूव करोगे तो आपका लेफ्ट ये बन जाएगा और राइट ये बन जाएगा। तो ये किस तरफ जा रही है, ये लेफ्ट की तरफ जा रही है, ऐसे मुड़ रही है, और ये वाली जो उधर कहाँ पे जा रही है, ये राइट की तरफ जा रही है। ये चीज आपको समझ लेनी है, ठीक है। तो अब देखो, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न बल को कोरियोलिस बल कहते हैं। इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाएं, तो बाएं होता है हमारा लेफ्ट, ठीक है, दाएं होता है हमारा राइट, अगर किसी बच्चे को ना पता हो तो, ठीक है। विक्षेपित का होता है मुड़ जाना, इसे फेरेल का नियम भी कहा जाता है। अब हम चलेंगे जेट धाराएं। जेट धाराएं क्या होती है, ये 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच वायुमंडल के क्षोभ मंडल परत में अधिक ऊंचाई 1200 मीटर से अधिक पर एक संकरी पट्टी में पाई जाने वाली तेज पश्चिमी पवनों को जेट धारा कहा जाता है। इनकी गति गर्मियों में 110 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और सर्दियों में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, ठीक है। अब हम जानेंगे पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ। सर्दी के महीनों में उत्पन्न होने वाले, क्या होता है कि सर्दी के महीने में भी बारिश होती है, तो बारिश जब होती है तो वैसे देखा जाए तो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बारिश होने का कोई लॉजिक नहीं होता है, बट ये सर्दियों में जो बारिश होती है ये किस लिए होती है, ये पश्चिमी चक्रवात विक्षोभ के कारण होती है, ठीक है। मेडिटेरियन जो सी है आपका भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, वहां से जो पश्चिमी हवाएं हैं वो पानी एक मॉइस्चर लेकर आती हैं। ये प्राय भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को प्रभावित करती हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा सा अगर मैप बनाकर समझाना चाहूँ तो कैसे देखेंगे आप, देखो ये जैसे हमारा, पता नहीं मैं पेपर पे मैप ठीक बना लेती थी जब तैयारी करते थे, पता नहीं क्यों नहीं बनता है, थोड़ा ज्यादा ही ऐसा हो गया, इसको ठीक करना। यहाँ पे जब हम मैप बनाना सीखते थे तो इसको हम बोलते थे कि बांग्लादेश को ना ऐसे बना दो कि बांग्लादेश इज लाइक अ छोटा इंडिया इधर, ठीक है, ऐसे करके छोटा इंडिया टाइप ऑफ, ठीक है। तो चलो कुछ लग रहा है। अब क्या होता है कि वेस्ट से आ रही है, वेस्ट से आएंगी, बारिश आ रही है, इधर आ रही है, तो यहाँ पे क्या है, या तो नॉर्थ पार्ट है या फिर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, तो डेफिनेटली इसी पार्ट को ये ज्यादा प्रभावित करती है, ठीक है। यही बात बोली हुई है, किस पार्ट को ये प्रभावित करती है, उत्तर हमारा होता है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, वो ये ज्यादा प्रभावित करती है। एल नीनो, क्रिसमस के समय ठंडी पेरू जल धारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर
2 से 5 वर्ष के बीच में कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता, बट ऐसा होता है कि 2 से 5 के बीच में ये रिपीट हो जाता है। गर्म जलधारा के विकास को एल नीनो का नाम दिया जाता है। किसको? गर्म जलधारा के नाम को। वैसे वो ठंडी है लेकिन वो गर्म हो जाती है। एक स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ है बच्चा, जो बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है। इसकी उपस्थिति समुद्र की सतह के तापमान को बढ़ा देती है तथा उसे क्षेत्र में व्यापक पवनों को स्थिर कर देती है। ठीक है, एल नीनो एक बार देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो है पेरू का तट बना हुआ है, पेरू का तट बना हुआ है यहाँ पे। तो किस तरीके से जो ये देखिए यहाँ पे ये ड्राई एरिया है, ये विंड आती है। जब ला लेना होता है तो इस तरीके से होता है, ये नॉर्मली क्या होती है, ड्राई होती है, बट ये जब इस तरीके से घूम के आती है तो वेट हो जाती है। ठीक है ना। सो ये एक तरह से काफी बड़ा फिनोमेना है जो एक अलग ही वीडियो में एक्सप्लेन हो सकता है, जिसको अच्छे से समझना या तो आप ऐसा कर सकते हो कि अपनी एनसीईआरटी से एक बार अच्छे से इसको पढ़ लेना, क्योंकि उसमें थोड़ा और ज्यादा डिटेल में इसके बारे में दिया हुआ है। ठीक है। मानसून, मानसून शब्द जो होता है उसका मतलब होता है मौसमी। ये होता है अरब शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम। मानसून का अर्थ है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन। मानसूनी जलवायु की एक विशेषता विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप होती है, जिसमें मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है ना। जैसे कि हमारा थोड़ा सा बहुत गर्मी होती है, फिर ठंडक हो जाती है थोड़ी। तो हमारे भारत में 4 ऋतुएं हैं। एक शीत ऋतु जिसमें ठंड होती है, ग्रीष्म ऋतु जिसमें गर्मी होती है, मानसून का आगमन होता है और फिर मानसून धीरे धीरे करके चला जाता है, मानसून का रिट्रीट होता है। अब देखिए शीत ऋतु क्या है, ये तो हमें पता ही है कि नवंबर से फरवरी में होती है। पवन स्थलों से समुद्र की ओर बहती हैं, जो पवन है स्थल से यानी कि जमीन से समुद्र की ओर बहने लग जाती है। जमीन से समुद्र की ओर का क्या मतलब है कि यहाँ पे देखो जो हमारी ये हमारा पानी पानी है यहाँ पे भी। ठीक है, यहाँ पे भी पानी पानी है, ब्लू ले लेते हैं, पानी दिखेगा। ठीक है, सो यहाँ पे भी पानी है पूरा। तो वो कह रहा है कि जमीन से बाहर की तरफ जाने लगती है। ठीक है, ये बात इन्होंने यहाँ पे बताई है। उत्तर भारत में दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंडे महीने। यहाँ कमजोर उच्च दबाव का क्षेत्र, सामान्यतः आसमान साफ, तापमान और आर्द्र कम व पवनें स्थिर तथा परिवर्तित होती है। दक्षिण की ओर बढ़ने पर तापमान में बढ़ोतरी होती है। देश के अधिकतर भागों में मौसम शुष्क, केवल तमिलनाडु तट पर कुछ मात्रा में वर्षा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण कभी कभी उत्तरी मैदानों में वर्षा होती है। तो ये पता है आपको, मार्च से मई तक रहता है मेनली। कम दबाव का लंबवत क्षेत्र तैयार होता है। भरी गर्मी एवं शुष्क जो बोलते हैं कि लू चलती है। ठीक है, इसको काल बैशाख भी बोला जाता है। कई बार तीव्र हवाओं के साथ गर्ज वाली मूसलाधार जो वर्षा होती है या हिमवृष्टि होती है, जिसे बंगाल में काल बैशाख कहा जाता है। तो बच्चों जो ये काल बैशाख है ना, ये जो आम के जो पौधे होते हैं ना, इनके लिए बहुत अच्छी होती है। ठीक है, इसीलिए इसको ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में पूर्वी मानसून वर्षा, जिसे आम जल्दी पक जाते हैं, आम्र वर्षा कहलाता है। प्राय द्वीप भागों में समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण तापमान के प्रतिरूप में न के बराबर परिवर्तन होता है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन। तो पहली बात तो देखो, अगर मुझसे पूछो तो ये आपकी वर्कशीट 5 पार्ट में आनी चाहिए थी, 5 पार्ट्स में, जो कि इन्होंने सब कुछ एक ही उसमें ठूस दिया है सारा, जो बच्चे को अब वर्कशीट भी पूरी करानी है। और अगर समझाने बैठो तो कम से कम इसी लेक्चर को समझाने के लिए ट्रस्ट में 2 घंटे चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपकी जलवायु, भारत की जलवायु, विश्व की जलवायु यहाँ पर एक्सप्लेन की जा रही है। तो आई डोंट नो कि क्या लॉजिक है इसके पीछे। कई बार हिंदी की वर्कशीट में भी ये करते हैं, जैसे कि संधि विच्छेद था, संधि विच्छेद का टॉपिक था और उसको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए काफी लंबा टाइम चाहिए होता है, जो कि बच्चे अब ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, तो इतना लंबा टाइम वो अगर टीचर सामने नहीं है तो नहीं दे पाते। तो मेरे अकॉर्डिंग ये जो कई सारे हमारे टॉपिक हैं, कोरियोलिस कोर्स को मैंने फिर भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप लोग इनको अलग अलग करने की कोशिश करेंगे, इनको अलग अलग हम देखेंगे, क्योंकि अभी तो आपकी वर्कशीट का काफी काम होता है। तो जैसे ही टाइम मिलता है इनको करेंगे, बाकी आप लोग वर्कशीट कंप्लीट कर लीजिए यहाँ से। और कई बच्चों की शिकायत है कि मैम आप अच्छे से आजकल जैसे पहले समझाते थे वैसा नहीं समझा रहे। उसका एक रीजन बच्चा ये है कि आप लोगों का मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ग्राफ जो रहता है ना, वॉचिंग ग्राफ रहता है, तो इस तरीके से रहता है, ये रहता है। ये ग्राफ का मतलब क्या है, ग्राफ समझते हो कि आप लोग जो वीडियो को स्टार्ट करते हो, ठीक है, इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड में स्किप करते हो, डायरेक्ट जाते हो आंसर्स पे। ठीक है, डायरेक्ट आप आंसर्स देखते हो। तो अब मैं आंसर्स पे ज्यादा फोकस करती हूँ, क्योंकि मेरे को ये रहता है कि कोई बात नहीं, चलो चाहे जैसे भी है, कम से कम आंसर्स के थ्रू तो आप कुछ समझोगे।
ठीक है, वहां पे मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरा मोटिव ये रहता है कि मुझे बहुत लंबी वीडियो बना के बहुत ज्यादा व्यू नहीं पाने हैं, क्योंकि ये मेरा कोई पहला चैनल नहीं है यूट्यूब पे। इसे डबल सब्सक्राइबर मेरे कुशिका एजुकेशन पे हैं, ठीक है। सो मेरा मोटिव बच्चा ये रहता है कि आप लोग कुछ सीखो। जब मुझे लगेगा कि हाँ आप लोग प्रॉपर पूरी वीडियोस देख रहे हो और आप लोग चीजें गेन कर रहे हो, तो फिर मैं अगर जिस दिन ग्राफ इतना भी हो जाएगा ना, यहाँ पर भी इतना भी उठ जाएगा कि कुछ बच्चे तो देख रहे हैं, आप लोग देखते हो वीडियोस को, आंसर देखने के लिए तो मेरे को लगता है कि यूट्यूब पे बहुत बहुत वीडियोस हैं, वहां से आप आंसर तो टेप सकते हो, वहां से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे उस चीज से, ठीक है ना। लेकिन अगर आप समझ नहीं रहे हो ना, तो फिर मेरी मेहनत जो है मुझे लगता है कि कोई फायदा नहीं है उस चीज का। तो थोड़ा मन दुखता है उस चीज से कि आप लोग क्या कर रहे हो, क्यों नहीं पढ़ रहे हो इस टाइम में। इतना अच्छे से समझाने की मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि एसएसटी जब मैं छोटी थी तो मुझे किसी ने समझाने की, मतलब ऐसे टीचर उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थे। डोंट नो कि क्या रीजन था, या मैं ही इंटरेस्टेड नहीं थी, क्योंकि टीचर्स को तो मैं नहीं ब्लेम करना चाहूंगी, क्योंकि टीचर बीइंग अ टीचर हमेशा अपना बेस्ट ही देना चाहता है। तो मेरे को लगता है कि शायद मैं ही ध्यान नहीं देती थी, तो मेरा ही रीजन है। अब हो सकता है कि आप लोग भी ऐसे ही सोचो कि हमारे टीचर ही में भी शायद अच्छे ना हो जो हमें ना करवा रहे हों, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब अगर मैं अपनी 9th क्लास से पहले की स्टडीज अगर मैं देखती हूँ, तो मुझे यही नजर आता है कि कहीं ना कहीं मेरा ही ध्यान नहीं था पढ़ने में, या फिर मुझे ही चीजें ठीक से समझ नहीं आती थी। डोंट नो क्या रीजन था, बट बाद में 10th के बाद बहुत अच्छे से स्टडी हुई। एनी हाउ मेरे 9th से पहले भी बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, ठीक है। लेकिन मार्क्स लेना या फिर टेप टपाया आंसर कर देना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चीजों को समझो, अगर नहीं समझ में आती है अपने टीचर्स को बोलो, ठीक है, क्योंकि वो आपको पढ़ाने के लिए ही है। उनका दिन के 4 या 5 घंटे आपके लिए ही है, ठीक है, क्योंकि वो जॉब कर रहे हैं। तो मैं यही कहूंगी कि अपनी जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, तो या तो कुछ हम ऐसा कर सकते हैं, मतलब ये अभी इंस्टेंट मेरा आइडिया आया कि कुछ बच्चों की मैं ईमेल आईडी ले लूंगी, और ईमेल आईडी लेने के बाद जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे, सच में ही इंटरेस्टेड होंगे, तो हम उनकी प्राइवेट क्लासेस चला देंगे। प्राइवेट क्लासेस का क्या मतलब होता है, जैसे यूट्यूब पे प्राइवेट लिंक यानी कि अनलिस्टेड लिंक हम दे सकते हैं बच्चों को, ठीक है। उससे क्या होगा कि मुझे ऐसे बहुत बहुत भारी ऐसे वीडियोस डालने का कोई शौक नहीं है, तो वो वीडियोस जो बच्चे देखना चाहते होंगे उनके साथ लिंक शेयर कर दिया जाएगा। आप लोगों को मैंने ईमेल अपनी दी हुई है, ठीक है, जूम एजुकेशन, ठीक है, 26@gmail.com। तो आप लोग अपनी ईमेल आईडीज जो 9th 10th में बच्चे हैं वो भेज सकते हैं, सो दैट कि जो मैं प्लान बना रही हूँ कि कुछ बच्चों को मैं सेलेक्ट कर लूँ जो बच्चे रियली इंटरेस्टेड हैं पढ़ने में, तो उनको मैं 1 घंटा एक्सप्लेन कर सकती हूँ, 2 घंटा एक्सप्लेन कर सकती हूँ। बट द थिंग इज दैट कि आप लोग इंटरेस्टेड तो होने चाहिए ना। सो देखते हैं इस चीज को किस तरीके से वर्क किया जाएगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे करते हैं। आज तो काफी लंबी हो जाएगी वीडियो अगर मैं ज्यादा बोलती रही तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। एल नीनो से आप क्या समझते हैं, इसका क्या प्रभाव होता है, ठीक है। तो क्रिसमस के समय ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर गर्म जलधारा के विकास को एल नीनो के नाम से जाना जाता है। क्या होता है, ठंडी पेरू जलधारा जो हो जाती है वो गर्म जलधारा में बदल जाती है, ठीक है। इसी को एल नीनो के नाम से जाना जाता है। अर्थात एल नीनो एक गर्म जलधारा है। सामान्यतः यह घटना कुछ वर्षों के अंतराल पर घटती है, हमेशा हर साल नहीं होती है। एल नीनो के प्रभाव क्या होते हैं, इसकी उपस्थिति के कारण सागरीय जल का तापमान जो होता है क्या होता है, बढ़ जाता है, वार्म हो जाता है वाटर, तथा उसके उस क्षेत्र में व्यापारिक पवनें स्थिर हो जाती हैं। अब व्यापारिक पवनें क्या होती हैं, ये अगर किसी को पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि ये भी अपने आप में एक बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में चेन्नई की अपेक्षा शीत ऋतु एवं ग्रीष्म ऋतु के तापमान में अधिक अंतर होता है, क्योंकि क्यों, समझ कर लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, चेन्नई समुद्र तट के पास स्थित है। समुद्री हवाएं मौसम को एक समान बनाए रखती हैं, इसलिए वहां साल भर लगभग एक जैसा मौसम रहता है। जबकि दिल्ली समुद्र तट से काफी दूर है, इसीलिए यहाँ अधिक गर्मी और अधिक सर्दी होती है। तो देखो बनी बनाई बातें हैं जो हमें आंसर लिखने के लिए करनी ही होती है, लिखनी ही होती है अच्छे नंबर पाने के लिए। लेकिन एक ही सेंटेंस का इसका आंसर है कि चेन्नई समुद्र तट के पास है। ये तो बाकी तो आप अपने आप बना के लिख सकते हो, ठीक है, एग्जाम में। इसलिए यहाँ अधिक गर्मी और अधिक सर्दी होती है, जिसके कारण दिल्ली में चेन्नई की अपेक्षा शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु क्या होता है, तो जिसके कारण दिल्ली में चेन्नई की अपेक्षा शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु के तापमान में जो होता है अधिक अंतर हो जाता है। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में शीत ऋतु की कुछ प्रमुख विशेषताओं को लिखिए।
तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ ऊपर दिया हुआ है, ये उतार सकते हो, या फिर जो मैंने 3-4 लाइनें लिखी हैं उसमें से आप कोई भी अपनी मनपसंद 3 लाइनें लिख सकते हो। और जो बच्चे बड़ा आंसर लिखना चाहते हैं याद करने के लिए, वो बड़ा आंसर भी लिख सकते हैं। ओके, सो भारत में शीत ऋतु की कुछ प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं? शीत ऋतु नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। आसमान प्राय साफ, तापमान और आर्द्रता कम रहती है। आर्द्रता होता है ह्यूमिडिटी, हवाएं मंद रहती हैं। शीत ऋतु में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने वाले मतलब जब जाते हैं तो दक्षिण से जब आप उत्तर की ओर जाते हो तो तापमान घटता है। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। देश के अधिकतर भागों में मौसम शुष्क रहता है। केवल तमिलनाडु के तट पर कुछ मात्रा में वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण कभी कभी उत्तरी मैदानों में भी वर्षा हो जाती है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। मानसून में मौसमी अवस्था में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है। भारत के संदर्भ में इस कथन की पुष्टि कीजिए। भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु कहलाती है, परंतु भारत में मौसमी अवस्था में बहुत अधिक परिवर्तन पाया जाता है। जैसे देश के कुछ भागों में बहुत ज्यादा वर्षा होती है, बहुत अधिक वर्षा होती है, तो कुछ भाग राजस्थान, लद्दाख आदि में नाम मात्र की वर्षा होती है ना। तो ये तो पता ही है कि जो हमारी जलवायु है काफी ज्यादा डिफरेंस है जलवायु में ओवरऑल कंट्री में भी, तो इसलिए तो भारत को बहुत सारे मौसमों का देश भी कहा जाता है। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वर्कशीट। क्या होता है कि आई डोंट नो बाकी टीचर्स का या बाकी जो भी वीडियोस बनाते हैं, तो एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि देखो बच्चा, आप लोग कहते हो कि मैम आंसर ऐसा लिखिए, आंसर वैसा लिखिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर की इंप्रूवमेंट हो रही है। आप लोगों ने बोला मैम टाइपिंग करके आंसर लिखिए, आपको टाइपिंग करके आंसर प्रोवाइड कर दिए गए। लेकिन मेरा मेन एक मकसद ये रहता है कि आप चीजों को समझो, क्योंकि अगर आपको चीजें समझ में आएंगी तो आप लाइफ में कुछ कर पाओगे। अगर चीजें समझ में नहीं आएंगी, ये जो लिखा है ना, तो आप एग्जाम में लिख पाओगे। देखो, जब चीजों को आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे ना, चीजों को आप किसी को बता नहीं पाओगे कि आपने क्या सीखा, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। 10th क्लास तक आप टेप के लिख दोगे, चलो भाई ठीक है, 11th 12th तक लिख दोगे। 12th के बाद तो आपको कोई कहने ही नहीं वाला कि पढ़ लो, क्योंकि कॉलेज में तो कोई कहता ही नहीं है। जो लेक्चर्स, जो टीचर होते हैं वो आके अपना लेक्चर देते हैं और चुपचाप चले जाते हैं। आप पढ़ रहे हो, आपके मार्क्स आ रहे हैं, आप फेल हो रहे हो, कोई कुछ नहीं कहता, ठीक है। सो प्लीज समझने की कोशिश करो। अगर चीजों को समझोगे तो कुछ कर पाओगे, पढ़ाई इंटरेस्टिंग लगेगी। और पढ़ाई इसलिए नहीं पढ़नी चाहिए कि हमें जॉब करनी है। चीजों के बारे में जब हम जान जाते हैं ना, तो मैंने ऐसे भी बहुत सारे लोग देखे हैं जिनके पास कोई स्कूलिंग नहीं है, स्कूल नहीं जाते हैं, ठीक है, लेकिन उनको इतनी ज्यादा नॉलेज होती है। तो स्कूल जरूरी नहीं होता है, नॉलेज होनी जरूरी होती है। तो इसलिए मैं कहती हूँ मार्क्स होने जरूरी नहीं होते हैं, आपकी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है बेटा। आप अगर समझोगे नहीं तो काम कैसे चलेगा। तो प्लीज चीजों को समझ के किया करो। ओके, अगर आपकी डिमांड आती है किसी टॉपिक की तो श्योरली मैं उस पर जरूर बनाती हूँ, ठीक है। और एक पाइल अप लिस्ट है कि जैसे ही वर्कशीट का, क्योंकि अगर आप लोग 12 हम अराउंड 32,000 सब्सक्राइबर हैं हमारे, तो 32,000 में से जब 5,000 भी एक वीडियो को देखने लग जाएंगे ना, तो मेरे को फिर मजा भी आएगा कि हाँ ठीक है, बहुत सारे बच्चों का भला हो रहा है, बच्चे इंटरेस्टेड हैं उस। अब जो वीडियो बनाने में भी अगर आप 1-1 मिनट भी पूरा वीडियो नहीं देख रहे हो तो फिर उसका बनाने का कोई फायदा नहीं है ना। आप डिमांड कर दो फिर बन जाए, कोई फायदा नहीं, क्योंकि यूट्यूब पर कंटेंट की कोई कमी नहीं है। चलो ठीक है, मैं अपना लेक्चरबाजी खत्म करती हूँ। आज की वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। बस मैं यही चाहती हूँ कि प्लीज आप लोग पढ़ लो, क्योंकि पढ़ाई बहुत 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 जरूरी होती है। और आगे आने वाले टाइम में जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद है तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और ज्यादा अच्छी वीडियोस और ज्यादा इजी वे में समझाने के लिए हम और कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोगों के लाइक हमें मोटिवेट। दूसरी बात, आप लोगों का कोई भी डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और साथ में अपनी क्लास जरूर लिखें ताकि हमें पता लगे कि किस लेवल का कंसेप्ट आपको समझाना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।